नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जो है मैं बात करने वाला हूँ डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के ऊपर। आपने जो है इंडिया में बहुत चर्चित एजेंडा सुन रहे होंगे कि इंडिया जो है आज दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। अगर देखा जाए तो इंडिया में दो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, एक है डेमोक्रेसी, एक है डिक्टेटरशिप, यानी कि लोकतंत्र और तानाशाही। क्या बेहतर है, क्या दोनों के पक्षपात हैं, यानी कि क्या दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। सॉरी, पक्षपात बोल गया। क्या दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या दोनों के पक्ष और विपक्ष हैं, क्या तर्क हैं, क्या वितर्क हैं, क्या कुतर्क हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें लोकतंत्र की और तानाशाही की। यदि देखा जाए तो लोकतंत्र और तानाशाही, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप जो है किसी जहाज पे फंसे हुए हो, दो पायलट है चलाने वाला, और जनता जो है जहाज पे फंसी हुई है, जहाज डूबने वाला है, दो पायलट हैं। लोगों से कहा गया है कि आपको पायलट को चूज करना है, जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी उसी पायलट को जो है जहाज सौंपा जाएगा। जिसमें से एक पायलट अच्छा चला लेता है और एक पायलट अच्छा नहीं चला पाता है जहाज को, दूसरा डुबो देगा और पहला नहीं डुबोएगा। और आपने वोटिंग चालू कर दी, और जैसे ही आपने वोटिंग चालू की, थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा कि जो जनता थी उसने चूज कर लिया उस पायलट को जो जहाज को चलाने नहीं चाहता था। मतलब जो चलाना ही नहीं जानता था, बस उसने जो है अपना कोई अलग उसमें फेमस या किसी अदर कारणवश जो है वो चुनाव जीत गया, और उसने जहाज चलाने का जिम्मा संभाला और अंत में जहाज को डुबो दिया। कुछ ऐसा ही तो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में होता क्या है? लोकतंत्र में पहली बात जो है उसको अगर भीड़ तंत्र या भेड़ तंत्र कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है डेमोक्रेसी। क्या, क्यों मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र या लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या भेड़ तंत्र कहा जाए? कोई कहना गलत भी नहीं होगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे कारण ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं वो या तो इलिटरेट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई पैमाना नहीं है। हमारे देश में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत हमारे देश में जो उम्र है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। लेकिन हमारे देश में चूंकि जो है हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है, बशर्ते वो जो है ये पागल ना हो और वो जो है इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ऐसा हमारे देश में कहते हैं। बट जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हो, तो जो है आप पाते हो कि पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति को दो दो वोट करने का अधिकार होता था। कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था तो उसको ज़्यादा वोट करने का अधिकार होता था, किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा वोट करने का अधिकार है। यानी कि पहले इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी के बेस पे राइट होता था, बट आज जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब है कि आप एक उम्र पार करिए और आपको जो है वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, बशर्ते आप पढ़े लिखे हो या ना हो। हमें से बहुत से लोग ये होते हैं, कहते हैं कि नेता जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक आईएएस आईपीएस जो है पढ़ा लिखा बनता है और वो एक नेता की चाकरी करता है। तो यही चीज़ तो आपके वोट पे भी अधिकार अप्लाई होती है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको वोट डालने का अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक जो है आपके इलेक्शन से रिलेटेड राइट आपको दिए गए। कैसे जो है डेमोक्रेसी एक भेड़ चाल है? तो मैंने आपको बता दिया कि भेड़ चाल इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो मैक्सिमम जनता है वो या तो इलिटरेट है, उसके पास समझने का क्षमता ही नहीं है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो जिधर पाए उधर भाग बहक जाती है, उसको 5 किलो चावल में बहक जाती है, 5 किलो गेहूँ में बहक जाती है, और वो ये नहीं सोचती है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बने। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता 5 किलो गेहूँ 5 किलो आटा दरने बांटने से नहीं बढ़ जाएगी। वो आत्मनिर्भरता आपको लानी पड़ेगी। आप जो है रोजगार दीजिए, ना कि ये 5 किलो का आटा बांटिए। हमारे देश को सशक्त बनाइए, जिसके लिए सबसे बहुत जरूरी चीज़ है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और दूसरा चीज़ हमारे देश में जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत बड़ा जो है चैलेंज हमारे सामने है। अब कुछ लोग हमारे सामने ये आएंगे कि सर जो है आप पॉपुलेशन कंट्रोल तो ऑटोमेटिक हो जाएगी भविष्य में एक साथ। तो वो स्टैटिस्टिक्स मैंने भी पढ़ी हुई है, मैं भी जानता हूँ, और मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है। तो मुझे ये ना बताएं कि जो है जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी। बट इनिशियल फेज में अगर देखा जाए, हम भविष्य में स्टैटिक्स और मैथ कैलकुलेशन और वो सब एजेंडा लगा करके नहीं देख रहे हैं। हम जो है जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। हम इसके वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई रोग आएगा जब लोगों को मारेगा, अगर नहीं आया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो तानाशाही और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है। आप अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो आप चाइना और इंडिया का ले सकते हैं। आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए। मैं आपके सामने ऐसे नहीं आया हूँ, बहुत सारे फैक्ट के साथ बोलूंगा। और आज जो है मैं तानाशाही के भी समर्थक में बोलूंगा, डिक्टेटरशिप के समर्थन में, क्योंकि वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका जो माइंड है उसको बैलेंस किया जाए। मेरा हमेशा से एक जो है थॉट रहा है
और विश्वास रहा है कि दुनिया में हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बस हम जो है अपनी दिमाग की सोच से ही उसमें उलझे रहते हैं। हमारा जो दिमाग कहता है हम वही करते हैं। जैसे डिक्टेटरशिप की अगर बात की जाए, तो तानाशाही की बात की जाए, आप देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, आप रसिया देख लीजिए, आप यूनाइटेड अरब अमीरात देख लीजिए, आप जो है सऊदी अरब देख लीजिए, आपने जितने भी ये कंट्री देखे, इन सभी कंट्री में क्या है, तानाशाही एक तरीके से है। चाहे आप जितना भी उसमें जो है कुछ भी कराते हो, लेकिन एक तरीके से फुल्ली तानाशाही है, यानी कि एक व्यक्ति है जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनकी ग्रोथ आप देखिए जरा, इंडिया की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो $8,000 पीपी के टर्म्स में है, अप्रॉक्स 2022 की डाटा की बात करूं। चाइना की ग्रोथ आप देखिए 22,000, यूनाइटेड अरब अमीरात की ग्रोथ देखिए अप्रॉक्स शायद $35,000। ये सब क्या है, मतलब डिक्टेटरशिप वाली कंट्री जो है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है इन कंपेरिजन टू डेमोक्रेटिक कंट्री। आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे सिस्टम में कमी है? क्या डिक्टेटरशिप को ही अपना लेना चाहिए या डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए? क्या आखिर समस्या है? काफ़ी बड़ी एक डिबेट है ये कि डेमोक्रेसी अच्छी है कि डिक्टेटरशिप अच्छी है। अब बहुत सारे लोगों की आत्माएं बहुत जो तेजी से जो है उछल उछल के बाहर आ रही होंगी कि ये व्यक्ति डेमोक्रेसी पे क्यों नहीं बोल रहा है, तो उस पर भी बात करूंगा। और अंतिम में समाधान पे बात करूंगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ समस्या पे बात करना नहीं है, मैं समाधान पे भी बात करता हूँ और काफ़ी तर्क और वितर्क के साथ बात करता हूँ। बात की जाए डिक्टेटरशिप की, मैंने आपको एग्जांपल दिए कि ये सारे कंट्री जो है डिक्टेटरशिप वाली, अगर देखा जाए तो हमारे देश, अब तुम कहोगे सर ऐसी बहुत सारी डिक्टेटरशिप कंट्री हैं जो ग्रोथ नहीं कर रही हैं, जिनमें ग्रोथ धीमी है, उनके पीछे क्या कारण है? तो उनके पीछे कारण है आतंकवाद, उनके पीछे कारण है भ्रष्ट लोग वहाँ के मौजूद, उनके पीछे कारण है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें उनके पीछे कारण है। जैसे साउथ अफ्रीका का बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपको अफ्रीकन कंट्रीज का मिल जाएगा, उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। और चूंकि पूरी कंट्री की ग्रोथ नहीं है, चाहे आप डिक्टेटरशिप की बात कर लो चाहे डेमोक्रेसी की बात कर लो, तो फिर वहाँ पे ग्रोथ कहाँ से होगी? सीधी बात तो ऐसी है। और मैंने जितने भी आपको डिक्टेटरशिप कंट्री के एग्जांपल दिए, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाए, चाहे सऊदी अरब हो जाए, चाहे चाइना हो जाए, चाहे जो है रसिया हो जाए, इन सबकी ग्रोथ अच्छी खासी है। अब आप कहोगे कि सर डेमोक्रेसी में कंट्री में भी तो ग्रोथ होती है, तो डेमोक्रेसी हो गई दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया, और इंडिया की ग्रोथ कितनी है आप सर्च कर लीजिए जाकर के, अप्रॉक्स $8,000 है। अमेरिका जरूर जो है दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली कंट्री है, और सॉरी जिसकी जो है पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स, मैं जितने भी डाटा का बात किया ये पर कैपिटा इनकम बोल रहा था। अमेरिका की अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो शायद $77,000 है पर कैपिटा इनकम इन द टर्म्स ऑफ पीपीटी। तो आपने क्या देखा, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर आप देखो जाए तो अमेरिका की ग्रोथ ठीक ठाक है 77,000 और डेमोक्रेसी है। बट अमेरिका पे कर्जा भी तो बहुत है, आप देखिए जाकर ना $35 ट्रिलियन क्रॉस है कर्जा, यानी कितना ज़्यादा डेप्ट है, जितना वो डेप्ट जो है बढ़ता रहता है। पूरी दुनिया का जो है अगर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी कि आने वाले समय में उनकी कीमत है, अमेरिका जो है पूरा जाला बुन रहा है। वो जो इकोनॉमिस्ट होंगे जो एक बेहतरीन लेवल पर समझते होंगे वो इस गेम को समझ रहे होंगे कि $35 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका पे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आपकी आत्मा फिर उछल रही होगी कि सर आप तो जो है डिक्टेटरशिप पे तर्क दिए जा रहे हैं, अब जो है आप क्या बोलोगे? तो मैं आपको बता दूं कि डिक्टेटरशिप का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, पता क्या, कि डिक्टेटरशिप में होता क्या है कि वायलेंस होता है। कुछ लोगों का ये आएगा कि सर अगर जो है अगर आप शायद जानते नहीं हो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी रूसो की शायद, हाँ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि लोगों ने स्टेट का निर्माण क्यों किया, और फिर उसके बाद उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम आया टू गवर्न द लैंड एंड टू गवर्न द पीपल ऑफ द टेरिटरी। उसमें स्टेट इसलिए फॉर्म हुआ, एक देश इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि देश में कहीं अनार्की ना आ जाए, देश में कहीं वायलेंस ना हो जाए, इसलिए स्टेट फॉर्म होता है जिसमें लोग ये समझौता करते हैं आपस में मिल करके कि हम एक स्टेट बनाएंगे जिसमें जो है कोई व्यक्ति चूज होकर के जाएगा और वो कानून इंप्लीमेंट करेगा ताकि जो है हमारे देश में कोई एक दूसरे से वायलेंस या हिंसा ना करे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है रूसो की। लेकिन 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 ये तो हो गई स्टेट की थ्योरी, यानी कि स्टेट जो है हमारे देश में वायलेंस को रोकने के लिए बनता है। स्टेट का काम है हमारे देश में सभी लोगों को जो है कायदे में उड़ाए पाए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बेकार नहीं होता है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम बेकार नहीं होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने वाले लोग बेकार होते हैं। कैसे? आप डेमोक्रेसी में देखिए ना, आप इंडिया के एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया कितना संपन्न है, हर व्यक्ति मरे जा रहा है, हर व्यक्ति को रोटी नहीं है, हर व्यक्ति को खाना नहीं है, हर व्यक्ति को जो है 5 किलो बस गेहूं को दिखाया जा रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जॉब क्रिएशन नहीं है, बस अपना खुद का धंधा चालू करे।
उसके लिए जो है रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में तो वही एजेंडा चलता है। जैसे हिटलर क्या करता था, हिटलर भी तो यही फैलाता था नाजीवाद, हिटलर भी तो यही करता था। और इंडिया में क्या होता है, हिंदू हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या है आपके हिंदू राष्ट्र में, क्या हिंदू राष्ट्र में आपके नया होगा? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? कौन सी किताब की आप बात करते हैं? कौन सी, रामचरितमानस? कौन सी किताब? आप एक किताब हमें समझाइए जरा। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में जो है एक ही जगह पे कहीं पे जो है जाति प्रथा को दिया गया तवज्जो, लेकिन श्री रामचरितमानस की आप बात कर लीजिए, उसके भी 50 कमियां हैं, उसमें भी 50 बातें ऐसी लिखी हुई हैं। आप जिस भी चीज की बात कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म जो है बहुत पुराना, सनातन, बहुत पुरातन है, मैं मानता हूँ। और मैं आपकी भावना को जो है धर्म भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हमारा आर्टिकल 51A हमको कहता है कि हम साइंस पे बात करें, हम देश में साइंस की विचारधारा को अपनाएं। मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म बहुत श्रेष्ठ है, बट हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में बुराइयां नहीं हैं। यदि आपका धर्म में बुराइयां हैं, यदि आपके धर्म में भी कुछ गोलमाल है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप ही का धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है, या दूसरे का राइट नहीं है कि उसका देश मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए इंडिया? तुम क्यों अपना चाहते हो? कभी पढ़ के देखा है किताबों को कि बस जो है तुम वो अपनी उठा के ले आते हो, वो जो चंद कार्ड जो बाबा लोग हैं उनकी जो है बातों को, बस मीठी मीठी बातों को साइंटिफिक जने का वो बता देते हैं साइंटिफिक। कभी खुद पढ़ के देखिए बुक को, कभी जो है अपनी बुकों को पढ़िए। आप चाहे इस्लाम हो, चाहे कुरान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपनी बुकों को, टेक्स्ट को उठा के देखिए। आप देखिएगा उसमें, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। और आपको जो इंटरप्रिटेशन की जाती है ना चंद कार्ड बाबा के द्वारा, वो सब उल्टी सीधी इंटरप्रिटेशन आपको की जाती है। जिस दिन आप स्वयं पढ़ लोगे ना, आपको शर्म आएगी अपने आप पे। तो ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरा चीज, आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाओगे या मुस्लिम राष्ट्र बनाओगे या सिख राष्ट्र बनाओगे या ईसाई राष्ट्र बनाओगे? अब जरा मैं मुद्दे पर आता हूं। मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी जो है दोनों एक तरीके के जो है, दोनों एक तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ट है। बट उसमें जो मेन चीज है पता क्या है? करप्शन। इस देश में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन हर व्यक्ति करप्ट है। कोई व्यक्ति करप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे ही खाए। करप्ट का मतलब ये होता है जो अपने काम को कामचोरी करता है, जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी पूर्ण नहीं करता है, जो अपने देश के प्रति जो समक्ष जो संविधान के प्रति जो शपथ ली थी, जो उसने ओथ ली थी, अपने देश अखंडता, संप्रभुत्ता, उसकी रक्षा के लिए जो शपथ ली थी, उसको उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। उसको जो है उसने जो है एक दरकिनार कर दिया, वो सब भूल गया। जैसे ही बना उसने अपने जो है पुराने ठड्डे पर आ गया। उसने अपने सिर्फ परिवारवाद को देखा, उसने अपने सिर्फ जातिवाद को देखा, उसने अपने सिर्फ धर्म को देखा, उसने सिर्फ अपने मजहब को देखा, उसने अपने सिर्फ जो है अपने अपने धर्म को देखा, अपने बेबी दे बच्चा देखो, बच्चे देखे बस। तो ये डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी मुझे नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, वो सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकती है, हमारे डॉक्टर कलाम के शब्दों में कहा जाए, जब उस देश में करप्शन नहीं होगा, हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी पूर्ण करेगा। और जो कंट्री डिक्टेटरशिप पे अच्छा ग्रो कर रही है, वहां पे जो सबसे अच्छी बात है, वहां पे है कानून का सख्त इंप्लीमेंटेशन। कानून सख्त अप्लाई होता है, एक आदेश ऊपर से आता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, और अगर उसको कोई मानने से इनकार कर देता है तो उसको कचर दिया जाता है। सही है, ये कानून का डेली डेली जो है आप कोर्ट कचहरी करके जो कबड्डी खेलते हो ना कानून के साथ, और फिर जो है बच जाते हो, छोड़ के बाहर बाहर आ जाते हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और नाजीवाद में जो हिटलर था वो भी क्या करता था? वो भी तो अपना एजेंडा चलाता था। और डिक्टेटरशिप में अन्य नेता क्या करते हैं? वो भी अपना एजेंडा चलाते हैं। जो मेजोरिटी में होता है धर्म, उसी को जो है ऊपर उठाते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। बहुत देश से जो है मनी मन मुझे जो है कोस रहे होंगे, हो सकता है, बट कोसिए मत मुझे क्योंकि जो है मेरा वीडियो का तात्पर्य यही डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं डिक्टेटरशिप के ऊपर उसकी ही तारीफ किए जा रहा हूँ। अब मैं जो है डेमोक्रेसी पे आता हूँ। और डेमोक्रेसी क्या वाकई में अच्छा तंत्र है, और क्या वाकई में डेमोक्रेसी को अपनाना चाहिए? अब उस पर बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की अगर बात की जाए, जो डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र की बात की जाए, तो लोकतंत्र कोई बेकार सिस्टम नहीं है। डिक्टेटरशिप से सदैव सर्वमान्य, सदैव ऊपर था लोकतंत्र, लोकतंत्र ऊपर रहेगा, और लोकतंत्र ऊपर था, है, रहेगा। लोकतंत्र के जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन हम सब लोकतंत्र का मीनिंग भूल गए, हम सब लोकतंत्र का मीनिंग भूल गए। और आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो 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 सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप है,
उसमें जो वायलेंस होता है, उसमें बहुत सारा वायलेंस होता है। हमारे डिक्टेटरशिप तानाशाही में बहुत सारा वायलेंस होता है, लोगों को मारा जाता है, कचरा जाता है, अगर उनकी जो बात नहीं मानी जाती है, उनको ज़बरदस्ती जो है न्यूज न्यूज मीडिया मीडिया को जो है दबाया जाता है, गोदी मीडिया को जो है बुलवाया जाता है। यही सब तो होता है डिक्टेटरशिप में। क्या डेमोक्रेसी में नहीं हो रहा? क्या इंडिया में नहीं हो रहा? क्या गोदी एंकर्स कुछ अपना नहीं बोल रहे हैं? सब चल रहा है, सब चंगा से। तो आपने कैसे कह दिया कि डिक्टेटरशिप बेकार है, डेमोक्रेसी अच्छी है? ये सब कैसे कह दिया? तो फिर डेमोक्रेसी में भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इंडिया का एग्जाम्पल बेस्टरीन ले सकते हो। गोदी मीडिया को दबा गया है, मीडिया को कब्जे में किया गया है। कुछ ही लोग हैं, चंद लोग जो बोल पाते हैं। हो सकता है मुझे भी किसी दिन अंदर कर दिया जाए। इट इज़ पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। हालांकि जो है, इससे पहले मुझे अंदर करें तो मैं जो है आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जहाँ पे मैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसका किसी भी देश, धर्म, जाति, मजहब से तात्पर्य नहीं है। मेरा काम साइंटिफिक टेम्परामेंट और माइंड को बढ़ाना है, जो आर्टिकल 51A कहता है। और मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, मजहब, देश को जो है यहाँ पे बदनाम करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात कर लेते हैं वायलेंस पे। डिक्टेटरशिप में वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, डेमोक्रेसी में वायलेंस नहीं होता है, ऐसा आप कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ। डिक्टेटरशिप में जो है, तानाशाही में वायलेंस होता है। और वायलेंस कैसे होता है? वो होता है डंडे से, वो होता है टॉर्चर करके, वो होता है बाई वर्ड। मतलब जितने भी आर्टिकल नंबर 19 में आपको एक्सप्रेशन के दिए गए राइट, उतनी तरीके से आपके साथ जो है वायलेंस किया जाता है डिक्टेटरशिप में। आप कहोगे सर डेमोक्रेसी में कोई वायलेंस नहीं होता है। डेमोक्रेसी में कोई वायलेंस नहीं होता है। सही कहा, डेमोक्रेसी में कोई वायलेंस नहीं होता है। डेमोक्रेसी में होता है तो लीगल टेररिज्म, यानी कि कानूनी आतंकवाद। ईडी, सीबीआई, रा, ये सब बने इसीलिए सब बने हैं। कोर्ट, कचहरी, सबूत, एविडेंस, ये सब क्या है? ये सब इसीलिए तो बना है। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो आतंकवाद मचता है वो पेन और पेपर से मचता है। जो डिक्टेटरशिप तानाशाही है उसमें खुलेआम मचता है, बस इतना सा फर्क है। और डिक्टेटरशिप जो होती है उसमें खुलेआम मचाया जाता है, जबकि यहाँ पे पेन और कागज से होता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण आपको ज़्यादा समझ आएगा। अमेरिका का ले लीजिए। अमेरिका ने कितने बार कई निर्दोषों लोगों को मारा है? आप इंडिया का बात कर लीजिए, इंडिया का लीजिए, इंडिया का, हाँ इंडिया का बात ले लीजिए। इंडिया जो है म्यांमार के मुद्दे पे पैसा पहले कैसा बोलता था? इंडिया जब म्यांमार में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जब जो है वांग सांग सूचू जो हमारे जेएनयू से पढ़ी हुई महिला है, वो जब पहले बनती थी, वहाँ पे जो हेड इलेक्ट होती थी, तब तो बहुत जो है इंडिया तारीफ करता रहता था म्यांमार की। लेकिन जब से जो है मिलिट्री कूप हुआ है 2022 से शायद, तब से इंडिया जो है एकदम पलट गया है। हालांकि इंडिया पलटा वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमारे जो एस जयशंकर हैं वो सब जानते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक हैं और उनका जो सीधा सा काम है, उनका क्योंकि काम भी है पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, देश के हित में काम करना, अच्छी बात है, मैं नहीं उसका अपोज कर रहा हूँ। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये सब क्या है। म्यांमार में लोग मारे जा रहे हैं, म्यांमार में डेमोक्रेटिक लोग मारे जा रहे हैं, जो मिलिट्री व्यक्ति हैं, जो तानाशाही को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो है एक नॉर्मल जनता को मार रहे हैं, और भारत कुछ नहीं बोल रहा है उस मुद्दे पर। भारत जो है सब मना कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में जो है रिजोल्यूशन आया, उसमें भारत अब्सेंट हो गया। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मणिपुर में फिर तबाही वही लोग मचाएंगे, वो लोग वहाँ पे जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करेंगे। इसलिए जो हमारे एस जयशंकर साहब नहीं बोल रहे हैं। डेमोक्रेटिक है कंट्री हमारी, और बिल्कुल शांति से बोले बैठे हुए हैं। और ये हमारी डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है? वायलेंस चल रहा है, वायलेंस वायलेंस। अब चलिए बात करते रहते हैं अमेरिका की। अमेरिका की अगर बात किया जाए तो अमेरिका भी जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बनता है ना। अमेरिका ने क्या किया अफगानिस्तान में? अमेरिका ने क्या किया जो है कुवैत में? अमेरिका ने जो है यूक्रेन में क्या किया? अमेरिका ने रसिया में क्या किया? अमेरिका ने नीचे अफ्रीका में क्या किया? अमेरिका ने जो है, मतलब एक नहीं 50 एग्जाम्पल हैं। आप जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री देख लीजिए, आप इजराइल का देख लीजिए। इजराइल और हमास, गाजा, ये सब आज चल रहा है, इतना सब चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? आपने कभी सोचा क्या इसमें निर्दोष आदमी नहीं मारा जा रहा होगा? इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक जो निर्दोष व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं कि आतंकवादियों पे प्रहार हो रहे हैं, बट आतंकवादियों के चक्कर में क्या वो निर्दोष लोग नहीं मारे जा रहे हैं? या जब अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है किसी भी कंट्री के ऊपर, तब अमेरिका ये नहीं सोचता है कि वहाँ के आम नागरिक हैं, वहाँ के जो नेचुरल लोग हैं, उनका उसमें क्या दायित्व है?
वो तो एक पॉलिटिकल सिस्टम से बंधे हुए हैं, जिसके कारण उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब आपने रसिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए तो रसिया भी तो जो है, रसिया की जो आम जनता थी उसका उसमें क्या कसूर था? आपसे पूछता हूं, ये जो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े तानाशाह आप बनते हो, आपकी डेमोक्रेसी कहां चलने चली जाती है जब जो है बात रसिया की आती है? आप एक तानाशाह के विरुद्ध लगाइए, आप एक पॉलिटिकल सिस्टम के विरुद्ध लगाइए, आम जनता को सबक सिखाने का आपका कौन सा हक है? वो भी तो जो है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू से बंधे हुए हैं, उनको भी जो है ह्यूमन राइट्स हैं, उनके मानवता के अधिकार कहाँ चले गए? आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो ना, ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हो, आपने उन्हें ह्यूमन राइट्स बना रखा है 1948 में, सब कहाँ चला गया? अब जो है मैं अंत में आता हूँ वीडियो में, मेरी भड़ास निकलने के बाद। अब इतना जो है वीडियो अगर आप सुन चुके होगे तो हो सकता है मुझे 50 गालियाँ कमेंट में दे भी चुके होगे। अच्छी बात है, आप दीजिए, दिल से स्वागत है। और चूंकि अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, और कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसमें जो सबसे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी ही है। लेकिन डेमोक्रेसी को जो मीनिंग है, जो इसको इम्प्लीमेंटेशन है, वो सही से होना चाहिए। तो आप कहोगे सर डेमोक्रेसी का मतलब अब आप ही समझाइए, तो चलिए मैं समझाता हूँ। डेमोक्रेसी का पहला मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म होना चाहिए, ईमानदारी से पंथ निरपेक्ष को फॉलो किया जाना चाहिए। कोई भी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इनकी आइडेंटिटी को आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़नी है। मैं जब चूंकि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मैं जब एथिक्स पढ़ रहा था तो मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था कि हम सब लोग क्या करते हैं, अपनी अनपढ़ता के चलते हम एक छोटी मोटी आइडेंटिटी से अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। जैसे मैं जाट हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं गोरखा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं फला मजहब का हूँ, मैं फला जो है एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं कानपुर का हूँ, मैं कन्नौज का हूँ, मैं झांसी का हूँ, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मैं बुंदेली बोलता हूँ। बड़ा मज़ा आती है ना ये सब करने में, हमें भी आती है, आपको भी आती होगी। बट कभी आपने सोचा आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, हैं, और आप जो है इन छोटी 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 सेकुलर कंट्री में रह रहे हो, पंथ निरपेक्ष कंट्री में रह रहे हो, और आप इन घटिया, इन छोटी जो एथनिक आपकी जो आइडेंटिटी है, इनसे आप अपने आप को जोड़ रहे हो, इनसे आप जोड़ रहे हो। तो फिर आप कहोगे सर इनसे अगर हम ना जोड़ें तो फिर क्या हमारा, हम जो है कैसे जिएंगे? हमारा जो है एक कल्चरल जो है उससे इमोशन जुड़ा हुआ है। तो तेल लेने गए आपका कल्चरल इमोशन, कल्चरल इमोशन, इमोशनल जो है, कल्चरल जो इमोशन है आपका, वो क्या आपका इसी से जुड़ पाता है? अगर आप इतने ही महान हो, इतने ही पढ़े लिखे हो, तो कुछ बड़ा इमोशन बनाइए। आप कहोगे सर बड़ा इमोशन क्या है? बड़ा इमोशन है कॉस्मोपॉलिटन बनाइए, मतलब ह्यूमंस को बनाइए। आपका जो पहला जो आपके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए वो एज ए ह्यूमन आनी चाहिए, एज ए धर्म नहीं, एज ए मजहब नहीं, नहीं, ह्यूमंस, वी आर ऑल ह्यूमंस। हम सभी इंसान हैं, हम सभी मानव हैं, और हमें मानव की उत्थान के लिए हम में से कोई हिंदू नहीं है, हम में से कोई मुस्लिम नहीं है, इतनी महान श्रेष्ठ आइडेंटिटी को तवज्जो देनी चाहिए, ना कि एक हम छोटी आइडेंटिटी को तवज्जो दें और अपने आप को जो है उस छोटी आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ें। तभी एक देश का कल्याण हो सकता है। तभी ये जो चंद कार्ड जो सो कार्ड नेता हैं, ये आपको जो है कभी पोलराइजेशन जाति के आधार पर नहीं कर पाएंगे, उनको डेवलपमेंट के आधार पर जो है आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश की कम्युनिटी वो सब मरी जा रही है उसी चीज़ों में। अपना कर्म कीजिए, समझे, अच्छा कर्म कीजिए, ईश्वर जो है आपको जरूर अगर होगा तो आपको अपने चरणों में स्थान देगा। सिर्फ ये दिन भर जाप कर लेने से, ये मंत्र माला जलने से इससे कुछ नहीं होता है, समझे ना। मैंने आज तक कभी देखा है ईश्वर को, ना आपने देखा है, और मेरा ऐसा मानना भी नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को आहित करूं। हालांकि अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा भी है तो उसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने देखा या नहीं देखा, सच कहते हैं झूठ कहते हैं। मैंने ना तो आत्माओं को देखा है, ना मैंने ईश्वर को देखा है, ना किसी को देखा है। तो आप कहोगे सर आप अथिस्ट हो। नो, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी पूरी ब्रह्मांड को नहीं देखा है ना, तो मैं अभी कैसे कह दूँ। लेकिन हाँ, इतिहास तो यही बताता है। तो इसलिए मेरा आपसे इतना ही सा अनुरोध है कि आप अगर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो तो सबसे अच्छी बात पहले आपकी ये होनी चाहिए कि आपका सिस्टम जो पॉलिटिकल है वो करप्टलेस होना चाहिए, और करप्टलेस सिस्टम एक अच्छे मूल्यों से बनता है,
एक अच्छी वैल्यूज से बनता है, एक अच्छी एजुकेशन से बनता है, एक अच्छे चरित्र से बनता है। जब देश का एक नागरिक धर्म मजहब की बात नहीं कर करके वो एक देश के कल्याण के लिए, देश भी एक छोटी चीज है, वो दुनिया के कल्याण के लिए, वो पूरी मानव जाति की सभ्यता के कल्याण के लिए जब बात करता है, जब वो देश का तरक्की करता है, तब वो देश में तरक्की होती है। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डेमोक्रेसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, जो एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बदलने में जो है बचाए रखती है, जैसे डेमोक्रेसी में एक डिक्टेटरशिप पाई जाती है, जो लोकतंत्र है उसी में तानाशाही पाई जाती है। आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि लोकतंत्र होता है मेजॉरिटी का, वहां पे माइनॉरिटी को कोई इज्जत नहीं होती है, और माइनॉरिटी पे क्या किया जाता है? तानाशाही। यानी कि डेमोक्रेसी में ही छिपी हुई है तानाशाही। लेकिन आप कहोगे सर अमेरिका जो है दूसरे देशों पे अत्याचार करता है, इसको डेमोक्रेसी से कैसे बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, मैं कहता हूं बचाया जा सकता है। कैसे बचेगा? सवाल कीजिए आप। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा जो चीज है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यू, और डेमोक्रेटिक वैल्यू में क्या आता है? फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन, आपको बोलने का राइट है। आप सवाल कीजिए सरकार से। लेकिन हम सब सवाल करना भूल गए हैं। हमारे इतिहास में सभा और समिति होती थी, हमारे इतिहास में डिबेट्स होती थी। हमारे देश में आज सब ये डिबेट्स होना बंद हो गए हैं। आज तो गोदी मीडिया आती है, 4 एंकर बैठ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्ले कार्ड खेलने लगते हैं। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस पर कोई बात नहीं होती है। देश का आम नागरिक रोड पर मर रहा है, उसका इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं है। ये सब क्या चल रहा है देश में? तो मेरा आपसे बस इतना ही सा अनुरोध है कि डेमोक्रेसी 3 पिलर पे खड़ी हुई है। ईमानदारी, करप्टलेस होना चाहिए देश, और करप्शन लेस तभी होगा जब आप ह्यूमैनिटी को तवज्जो देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तवज्जो नहीं देंगे, और आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो एथिक्स हैं, जो आपकी मोरलिटी है, जो आपकी एजुकेशन है, उसका लेवल जो है वो बहुत ऊपर हो, बहुत ही ऊपर। वो तभी आएगा जब हमारे देश का व्यक्ति पढ़ेगा, समझेगा, वो सो कॉल्ड चंद बाबाओं की बातों में नहीं आएगा, उनकी मीठी मीठी बातें पे नहीं आएगा। तीसरी जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, आप डेमोक्रेटिक वैल्यू को अगर जाहिर करना चाहते हैं, यदि अमेरिका जैसी कंट्री को वहां के नागरिक यदि सवाल पूछें, यदि सवाल करें कि आपने ऐसा उसके देश के साथ क्यों किया, आपने वहां पे क्यों सैंक्शन लगाए, हम आपको अगले चुनाव में हरवा देंगे, आप यकीन मानिए कभी जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। हम हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं कि वी आर अमेरिकन, सो वी हैव अ राइट टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द एनी कंट्री। किसने दिया आपको हक? कौन हो आप डेमोक्रेटिक के बहुत बड़े मसीहा कहलाते हो। ये है आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपके नागरिक। वी आर अमेरिकन एंड वी आर इंडियंस। तो आप हमें वो गेहूं भेजोगे, वो भी सड़े वाले गेहूं, सुअर वाले गेहूं आप हमें भेजोगे, आप डेमोक्रेटिक कहलाते हो? धिक्कार है आपकी डेमोक्रेसी पे। ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो अंत में फाइनली मैं जो हूँ जितना अपना ताकत लगा पाया इस लेक्चर को डिलीवर किया। यदि आपको वाकई में कुछ इस लेक्चर में वैल्यू लगी हो, इस देश के आम नागरिक को कुछ अगर इस लेक्चर से सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर जो है आप एक बहुत बड़े व्यक्ति तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी सोच को हमेशा उम्दा रखिए, ऊंची रखिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, इस देश के एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनिए। और आप जहाँ पे भी खड़े हो ऐसी उम्मीद की जाए कि आपसे लोग असुरक्षित ना महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। और आपके जो है आपके होने से इस देश का जो है विकास होना चाहिए। विकास ना हो लेकिन इस देश का नुकसान तो कम से कम ना ही होना चाहिए। और आपका जो प्रेजेंस है वो दूसरे को खुशी पहुंचाए। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनिए। वो एक अच्छी पर्सनैलिटी एक अच्छे चरित्र से ही बन सकती है, क्योंकि हमारे देश में चरित्र की पूजा की जाती है। फिर चाहे वो भगवान श्री राम हो, फिर भगवान चाहे श्री कृष्णा हो, ये सब हमें सिखाते हैं कहानियों के रूप में। कैरेक्टर्स हैं, सीखिए, इनका आचरण कीजिए। हम धर्म की बातों में, हम धर्म की तो मानते हैं, हम धर्म को तो मानते हैं, लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।